नई उम्मीदें, नए सपने और एक और नई शुरुआत हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आते हैं नया सवेरा। नया सवेरा में हम बात करेंगे संसद के दोनों सदनों में आज होने वाली केंद्रीय बजट पर चर्चा से जुड़ी हुई खबर की। आपको बताएंगे साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार के एक और कदम के बारे में। आईपैक छापेमारी विवाद आज फिर क्यों है चर्चा में, करेंगे इस पर भी बात। तो आइए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। संसद के दोनों सदनों में आज केंद्रीय बजट पर चर्चा। राज्यसभा में कल हुई चर्चा, आज रहेगी जारी। लोकसभा में विपक्ष के गतिरोध के चलते कार्यवाही बाधित। साइबर अपराध पर लगेगी लगाम, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे सीबीआई की नई साइबर अपराध शाखा का उद्घाटन। भारत मंडपम में राष्ट्रीय सम्मेलन में आईफोसी के राज्य अपराध समन्वय केंद्र डैशबोर्ड की भी होगी शुरुआत। आईपैक छापेमारी विवाद पर आज ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ममता बनर्जी पर तलाशी के दौरान हस्तक्षेप का है आरोप। बांग्लादेश में चुनाव प्रचार खत्म, 12 फरवरी को होगा मतदान। सर्वे में बीएनपी नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत का अनुमान। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यू टर्न, T20 विश्व कप में भारत के खिलाफ खेलने की कही बात। 15 फरवरी को कोलंबो में होगा मुकाबला। और आइए नया सवेरा में विस्तार से बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं संसद के सदन से जुड़ी हुई कार्रवाई से जुड़ी खबर की। जी हां, संसद के दोनों सदनों में आज केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा सूचीबद्ध की गई है। उच्च सदन में बजट पर कल से चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। बजट पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने की। उच्च सदन में चली इस चर्चा में कई राजनीतिक दलों के सांसदों ने भाग लिया और आज उच्च सदन में बजट 2026-27 पर आगे की चर्चा होनी है। वहीं राज्यसभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी कच्चे तेल के आयात नीति की समीक्षा के बारे में संसदीय समिति की रिपोर्ट पर कार्यान्वयन के बारे में जानकारी देंगे। राज्यसभा में आज जो है बजट पर चर्चा जारी रहेगी। संसदीय समिति की सिफारिश के कार्यान्वयन पर वक्तव्य भी होना है और साथ साथ कच्चे तेल की आयात नीति की समीक्षा से संबंधित सिफारिश पर जो है बातचीत होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी इसकी जानकारी देंगे। तो चिकित्सा उपकरण उद्योग के संबंध में संसदीय रिपोर्ट भी होगी। और इसके अलावा अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में पिछले सप्ताह की तरह ही कल भी गतिरोध की स्थिति बनी रही और विपक्ष के हंगामे के चलते केंद्रीय बजट पर चर्चा नहीं हो पाई। ऐसे में आज सदन में बजट 2026-27 पर चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। लोकसभा में दूसरे विधायी कामकाज की अगर हम बात करें तो वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति की 188वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी देंगे और ये रिपोर्ट देश में निर्यात को बढ़ाने और आयात को कम करने के लिए प्रमुख उत्पादों और देशों की मैपिंग के बारे में है। और इसके अलावा दोनों ही सदनों में आज चिकित्सा उपकरण उद्योगों के संबंध में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। दोनों सदनों की आज की कार्यसूची में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाना भी शामिल है और इसके साथ ही शून्यकाल में सांसद लोकहित से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाएंगे। तो दोनों ही सदनों में महत्वपूर्ण कार्यवाही होनी है। लोकसभा की अगर हम बात कर रहे हैं तो बजट 2026-27 पर इसमें चर्चा होगी। अहम विधायी कार्य भी इसमें सूचीबद्ध है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में बेहद महत्वपूर्ण कार्यवाही आज होनी है। राजेश राज हमारे संवाददाता
से हम इस पर बात करेंगे और ज्यादा जानकारी क्या कुछ सदन में होनी है उस पर हासिल करेंगे। तो वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद आज लोकसभा में जानकारी देंगे। साथ साथ चिकित्सा उपकरण उद्योग के संबंध में संसदीय समिति की रिपोर्ट आनी है। बजट 2026-27 पर चर्चा होगी। तो लोकसभा में आज क्या कुछ अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। बजट पर चर्चा के अलावा भी अहम विधायी कार्य लोकसभा में सूचीबद्ध है। तो संसद में इस समय बजट सत्र चल रहा है। हालांकि लोकसभा में लगातार गतिरोध देखने को मिल रहा है, लगातार विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं राज्यसभा की अगर बात की जाए तो यहां पर बजट पर चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। सांसद अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लोकसभा में लगातार विपक्ष हंगामा करके कार्रवाई को बाधित करता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि लोकसभा में आज बजट पर चर्चा की शुरुआत हो पाती है या फिर विपक्ष अपने तय एजेंडे के तहत सदन में हंगामा करता हुआ नजर आता है। वहीं लोकसभा में कार्यसूची की अगर हम बात करें तो कई अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध किए गए हैं। राजेश राज हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, दोनों ही सदनों में बेहद अहम विधायी कार्यकाज जो हैं वो सूचीबद्ध हैं, साथ साथ दोनों ही सदनों में बजट पर चर्चा होनी है। क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा आज दोनों सदनों में? देखिए, अगर राज्यसभा की बात करें सहना, तो राज्यसभा में कल बजट पर चर्चा शुरू हो गई थी और चर्चा की शुरुआत जो देश के पूर्व वित्त मंत्री हैं पी चिदम्बरम, उन्होंने किया था। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अरुण सिंह, जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने चर्चा में भाग लिया। बीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंटरवीन भी किया और स्मूथली राज्यसभा का फंक्शन जो है वो चल रहा था। बजट पर चर्चा जारी थी। आज की अगर बात करें तो आज भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बजट लिस्टेड है, लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल है कि क्या लोकसभा की कार्यवाही आज हो पाती है, ये सवाल कहीं ना कहीं तमाम जो पॉलिटिकल विश्लेषक हैं उनके मन में कौंध रहा है, क्योंकि अब तक लोकसभा में कोई ठोस विधायी कार्य नहीं हुआ। और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा शुरू तो हुई, लेकिन चर्चा पूरी नहीं हुई और नेता सदन ने उसका रिप्लाई भी नहीं किया, क्योंकि सदन में जिस तरीके से शोर शराबा और हल्ला हंगामा होता रहा, इसकी वजह से लोकसभा के नेता सदन यानी देश के प्रधानमंत्री रिप्लाई नहीं कर पाए। और आपने देखा कि किस तरीके से गतिरोध वहां पर लगातार देखने को मिला है। तो लोकसभा की कार्यसूची में भी बजट पर चर्चा सूचीबद्ध है। अब देखना होगा कि अगर विपक्ष का शोर शराबा नहीं होता है तो क्या बजट पर चर्चा शुरू हो पाती है। और राज्यसभा में 0 आवर और क्वेश्चन आवर के बाद फिर बजट पर चर्चा जो है उसको शुरू कराई जाएगी और जो चर्चा कल हुई है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। राजेश, जिस तरह से लोकसभा में विपक्ष का हम लगातार गतिरोध देख रहे हैं, बजट सत्र बहुत ही अहम होता है। क्या इसे ये माना जाए कि विपक्ष कहीं ना कहीं देश की आर्थिक रफ्तार में बाधा उत्पन्न करने का काम कर रहा है, क्योंकि सदन में लोकसभा में खासतौर पर अगर हम बात करें तो बजट पर चर्चा की शुरुआत तक नहीं हो पाई है अभी। तो देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं संध्या कि जिस तरीके से देश की जो आर्थिक प्रगति है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेतृत्व में देश को एक आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बजट की एक बड़ी भूमिका होती है। और हम जानते हैं कि किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए बजट का पारित होना, बजट का अस्तित्व में आना, पूरे साल भर की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो बजट से संचालित होती है। तो निश्चित तौर पर बजट का पारित कराया जाना संसद में सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तभी संपूर्ण देश का जो पूरा कारोबार है, संपूर्ण देश का जो कामकाज है वो संचालित हो सकेगा। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा के भीतर संसद का जो ये बजट सत्र है संक्षिप्त है और इस संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से में अब तक लोकसभा में कोई ठोस विधायी कार्य नहीं हो पाया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जो है उसको पूरा कराया जाना, उस पर सरकार को घेरना विपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए ना उन्होंने सरकार से कोई सवाल पूछे सदन के भीतर, ना उन्हें घेरने की कोशिश की। सिर्फ शोर शराबा और हल्ला हंगामा करने की वजह से लोकसभा में अब तक ठोस विधायी कार्य नहीं हो पाया है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बजट जो है उस पर चर्चा नहीं शुरू हो पाई है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। अब देखना होगा कि फ्लोर मैनेजमेंट के जरिए कैसे सत्ताधारी पार्टी के लोग विपक्ष को मना पाते हैं और बजट पर चर्चा शुरू करा पाते हैं। ये
बेहद महत्वपूर्ण होगा। और आज के दिन सभी लोगों पर नजरें टिकी रहेंगी कि क्या निलंबित जो 8 सांसद हैं वो फिर क्या मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठते हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि निलंबित सांसद जो है मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन करते हैं और उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तमाम लोग शामिल होकर उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, विरोध की कड़ी को। और कल तो स्थिति और भी हास्यास्पद दिखाई पड़ रही थी जब लोकसभा स्पीकर पर भी कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे थे कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, और लोकसभा स्पीकर पर जो है वो तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन सत्ताधारी पार्टी ने उसे काउंटर किया है और कहा है कि सत्ता और विपक्ष दोनों की अहमियत लोकसभा स्पीकर की नजर में एक समान है, इसलिए उनके ऊपर किसी भी तरह का आक्षेप नहीं लगाया जाना चाहिए। बिल्कुल राजेश, सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष दोनों का ही कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी होती है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके, और इसके लिए दोनों ही पक्ष अपनी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण तरीके से निभाते हुए नजर आए, ये होना चाहिए। लेकिन विपक्ष का रवैया बीते कई टर्म्स में हम देख रहे हैं कि ऐसा ही बना हुआ है, और वो लगातार सिर्फ और सिर्फ व्यवधान डालने की कोशिश करता है। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन मुद्दों तक पर सवाल सत्ता पक्ष से नहीं कर पाता है। तो ऐसे में ये नजर आता है कि विपक्ष की कोशिश ये है कि सदन चल ना पाए और टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो बर्बाद हो जाए। देखिए सहला, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि देश की जो जनता है, जो चुनकर अपने सांसदों को संसद में भेजती है कि वो जाएंगे अपने हमारे संसदीय क्षेत्र के हकों की हिमायत करेंगे, और वो वहां जाकर सवाल नहीं पूछ पाते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि विपक्ष का हंगामा करना हम एक मायने में जायज मान सकते हैं कि वो उनका एक नैतिक अधिकार है कि वो शोर शराबा कर सकते हैं, हल्ला हंगामा कर सकते हैं, लेकिन वो सरकार से सवाल तो पूछें, सदन को चलाएं, ये उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अगर चर्चा की बात करें तो ये एक ऐसा मौका होता है जब आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, जब सरकार को आप घेर सकते हैं सदन में अपने तकरीरों के जरिए, अपने भाषणों के जरिए, अपने स्पीचेस के जरिए। लेकिन जब आप सदन के अंदर चर्चा नहीं करेंगे तो भला सरकार को घेरेगा, क्योंकि विपक्ष की जिम्मेदारी है कि शासन की आंख खोलना, शासन को बताना कि कहाँ कमियां हैं, कहाँ गलतियां हो रही हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका जो है वो समान होती है संसद के भीतर, क्योंकि डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि सत्ता अगर शरीर है तो विपक्ष सदन की आत्मा होती है, क्योंकि विपक्ष का काम है सरकार की आंख खोलना, विपक्ष का काम है सत्ता को चेताना। लेकिन विपक्ष के लोग शोर शराबा के जरिए जब सदन की कार्रवाई स्थगित करवा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भला सरकार से सवाल कौन पूछे। बिल्कुल राजेश, और इस बार जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि सदन के भीतर जहां पर विपक्ष को अपनी बात रखनी है वहां से वॉकआउट कर दिया जाता है और सदन के बाहर हंगामा किया जाता है। हालांकि ये भी विचारणीय प्रश्न है कि विपक्ष आखिर चाहता क्या है, सदन क्यों नहीं चलने दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में साइबर धोखाधड़ी से निपटने को लेकर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन साइबर सक्षम धोखाधड़ी से निपटना और उसके पूरे तंत्र को खत्म करना इस विषय पर केंद्रित है। इस मौके पर गृह मंत्री सीबीआई अधिकारियों के अलंकरण समारोह की अध्यक्षता करेंगे और सीबीआई को नई साइबर अपराध शाखा का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही वो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के राज्य अपराध समन्वय केंद्र S4C डैशबोर्ड की शुरुआत करेंगे। 2 दिन का ये राष्ट्रीय सम्मेलन 10 से 11 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य जो है वो देश में बढ़ती साइबर धोखाधड़ी के तरीकों, रुझानों और नए खतरों को समझना है। और इसमें धोखाधड़ी की जल्द रिपोर्टिंग, ठगे गए धन की रियल टाइम निगरानी, सबूतों के समय पर संरक्षण और पीड़ितों की मदद के उपायों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारों, बैंक, RBI, फिनटेक कंपनियां और टेलीकॉम, सोशल मीडिया और साइबर सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञ भी भाग लेंगे। रुक करते अगली खबर का। नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के निवास पर आयोजित स्वागत समारोह में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम की तस्वीरें साझा करते हुए सर्जियो गोर ने लिखा है कि भारत के प्रिय मित्रों, राजनयिक समुदाय, व्यापारिक नेताओं और अमेरिका के साझेदारों के लिए आयोजित स्वागत समारोह में 75 से अधिक राजदूत शामिल हुए। इन देशों के साथ नए व्यापारिक ढांचे और गहन रणनीतिक संबंधों के बीच इन व्यक्तिगत पलों में विश्वास, विचार और साझा भविष्य की दिशा तय होती है।
उन्होंने कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पीयूष गोयल और एस जयशंकर को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत यूएस व्यापार समझौता सर्जियो गोर के समर्थन और व्यक्तिगत नेतृत्व के बिना संभव नहीं हो पाता और उन्होंने इसके लिए सर्जियो को धन्यवाद भी दिया। I must place on record that trade deal would not have been possible but for his support, his personal leadership to the entire engagement. And thank you very much, Sergio, for all that you've done to further strengthen this bond between the US and India. I wish you well in your assignment. I wish you have a wonderful stay in India. You meet all the wonderful people all across the country who would love to know you, love to work with the United States of America. इधर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के साथ मुलाकात की। सोशल मीडिया पर साझा जानकारी में उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान भारत अमेरिका रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन रेजिलियंस जैसे अहम क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहा। अश्विनी वैष्णव ने उम्मीद भी जताई है कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में अमेरिका की मजबूत भागीदारी देखने को मिलेगी, जिससे दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को नया आयाम मिलेगा। इधर भारत अमेरिका समझौते का विभिन्न उद्योग संगठनों की तरफ से और कारोबारियों की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। विशेष रूप से खेती और डेयरी को समझौते से बाहर रखने से कारोबारियों में खुशी का माहौल है। गुजरात के व्यापारी बाबू भाई शेख ने कहा है कि इस समझौते से गुजरात के किसानों, व्यापारियों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इससे हमारे कृषि उत्पाद, सब्जियां अमेरिका में और ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। किसानों की आमदनी बढ़ने का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। खास करके जो साउथ गुजरात जो है हमारा, यहाँ पे जो आम, चीकू, पपम, केला वगैरह जो फ्रूट्स होते हैं, इसके ऊपर से बिल्कुल 0% टैरिफ किया है। यानी यहाँ के किसानों को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और इसी के साथ जो हमने आयात के ऊपर जो शर्तें रखी है, जैसे खट्टे फल इंडिया में नहीं आएंगे, बटाका नहीं आएगा, मटर नहीं आएगा, बीन्स नहीं आएगा, फ्रोज़न सब्जी नहीं आएगा, तो इससे भी हमारे किसानों को फ़ायदा होगा। वहीं दक्षिण गुजरात चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने कहा कि हमने गति पकड़ ली है। नए समझौते से हमारा निर्यात बढ़ेगा। इसके अलावा हमने कई और क्षेत्र ऐसे ढूंढ लिए हैं, इससे ये समझौता हमारे लिए और भी ज्यादा लाभदायक हो गया है। हमारी जो डील हुई है, इसमें भारत को ज़्यादा फायदा है। मुझे लगता है कि इसे एक्सपोर्ट में ज़्यादा बढ़ाव आएगा। फ़ायदा ये हुआ है कि इस दौरान जो वक्त गया, उस वक्त में हमने पूरे वर्ल्ड में अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढने की कोशिश की और हमें सफलता भी मिली। हम सिर्फ अमेरिका पर निर्भर न रहे और इसकी वजह से ये डबल बेनिफिट हुआ है कि टैरिफ कम होगा, इसलिए जो पुरानी परिस्थिति थी वो वापस आ सकती है और ये नई परिस्थिति का जो निर्माण हुआ है, इसका भी फायदा भारत को मिल सकता है। और सुप्रीम कोर्ट आज आईपैक छापेमारी विवाद पर प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई करेगा। जी हां, बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है सुनवाई। याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा कोलकाता स्थित आईपैक के कार्यालय और इसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर की गई तलाशी के दौरान पश्चिम बंगाल की सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप किया था। अपनी याचिका में ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि संघीय एजेंसी के एक साथ चलाए गए तलाशी अभियानों के दौरान उन्होंने कानूनी कर्तव्यों में बाधा डाली। अपने जवाबी हलफनामे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप और बाधा डालने के सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि परिसर में उनकी सीमित उपस्थिति केवल उनकी तृणमूल कांग्रेस से संबंधित गोपनीय और मालिकाना डेटा प्राप्त करने के लिए थी। तो आईपैक छापेमारी विवाद आज फिर चर्चाओं में है, क्योंकि आज होनी है अहम सुनवाई। डीजीपी और कोलकाता पुलिस आयुक्त पर भी ईडी के आरोप लगे हैं। ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ इस पूरी खबर को लेकर जुड़ गए हैं। सौरभ, एक बार फिर देख रहे हैं कि आईपैक मामले को लेकर के
फिर चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि आज अहम सुनवाई होने वाली है। ईडी ने लगातार कई सारे चार्ज लगाए हैं और आज एक बार फिर ममता बनर्जी के हाथ में जो वो फाइल थी वो नजर आने लगी है। संध्या सहला, देखिए इस जो मामले में काफी सारे पॉइंट्स है, काफी सारे बातें हैं जो देखना होगा कि शीर्ष अदालत उसमें उस सारे पॉइंट्स को संज्ञान में लेती है या नहीं है। पहली बात यह है कि ईडी ने सीबीआई जांच की मांग की है। ईडी ने जो भूतपूर्व डीजी थे इस स्टेट के और जो सीपी थे मनोज वर्मा और जो प्रियव्रत राय जो डीसी थे, उनके खिलाफ उनको निलंबित करने का भी मांग किया है और साथ ही साथ पूरी घटना में डकैती का धारा भी लगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और इसको उन्होंने पिछली जो जांच है, जैसे शारदा घोटाले में जांच की बात और भी कोई घोटाला के जांच के बाद किस तरह से जो जांच संस्था है, जो केंद्रीय एजेंसीज है, सेंट्रल एजेंसीज है, उनके आधिकारिक को यहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उनके ऊपर कैसे हमला होते हैं, वो सारी बातें इस याचिका में डाले गया है। और साथ ही साथ जो सवाल राज्य की तरफ से बार बार किया जा रहा है कि ये कोलकाता हाई कोर्ट में था तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आने की जरूरत क्या थी, तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि कलकत्ता हाई कोर्ट में भी जो टीएमसी सपोर्टर्स जो लॉयर्स है वो कोर्ट के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर ऐसा माहौल तैयार कर रही है कि वहां पे सुनवाई नहीं हो पा रही है। और इसके भी संज्ञान में उन्होंने एक स्क्रीनशॉट अपनी याचिका में शेयर किया है। तो काफी सारी बातें हैं और कल आप जानते हैं जैसे कि एसआईआर में राज्य सरकार और तृणमूल का जो मांग था कि एसआईआर अभी के लिए स्थगित किया जाए, लेकिन साफ तरीके से सीजीआई सूर्यकांत ने स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर पे कोई रोक सुप्रीम कोर्ट नहीं होने देगी। एसआईआर होगा और ये सारे स्टेट जितने भी राज्य इसके विरोध में हैं वो सारे स्टेट को ये मैसेज कल के सुनवाई से दिए रहे। तो कल एक तरफ से झटका लगा है तृणमूल और ममता बनर्जी को। एसआईआर की बात पर एक तरह से देखा जाए तो बैकफुट पर आते हुए नजर आ रही है ममता बनर्जी की सरकार। वहीं अब बात हम अगर आईपैक मामले की करते हैं तो बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं, न केवल वहां की सरकार पर बल्कि खुद ममता बनर्जी पर भी। तो ऐसे में अब उनके पास क्या कुछ विकल्प बचेगा? देखिए कुछ डेवलपमेंट हुआ है जो डेवलपमेंट्स को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस जो पिछले हफ्ता जब इसकी सुनवाई था तो उससे पहले ही राजीव कुमार का तो उनका तो टेन्योर खत्म हो गया था, तो उनको डीजी पद से हटाया गया, वो समझ में आता है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने सीपी मनोज वर्मा, जिसके खिलाफ ईडी ने निलंबित करने का मांग किया था याचिका में, उनको भी उनके पद से हटा दिया गया। प्रियव्रत राय जो डीसी थे और जो साथ में गए थे प्रतीक जैन के घर पर, उनको भी हटाया दिया गया। यहाँ तक कि विधाननगर के जो सीपी है, तो जो आला अधिकारी है जिनके जिनके नाम आए थे उनको पहले ही हटा दिया गया है। तो इसको ये माना जा रहा है कि अगर कहीं पे जाके सुप्रीम कोर्ट ईडी की मांग मान लेती है और निलंबित कर देती है तो उसका आंच सरकार या प्रशासन पे ना आए, तो पहले ही यहाँ की सरकार ने वो एक कदम उठा दिया गया है, हम तो पहले ही उनको हटा दिया है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन अहम बात ये है कि एक राज्य की सीएम और उनकी पुलिस क्या सेंट्रल एजेंसी की जांच में इस तरह की बाधा उत्पन्न कर सकती है? ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। यही ईडी का सवाल, यही सबसे बड़ा सवाल है सौरभ। और यही वजह रही कि ईडी ने जब अपनी याचिका दायर की तो उसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम के साथ साथ स्थानीय जो अधिकारी हैं उनके नाम भी शामिल किए गए। और इससे अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि न केवल ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ेंगी बल्कि उन अधिकारियों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। जी, साफ तरीके से उन अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ती आएगी। ये मैसेज है उन सारे अधिकारियों के ऊपर, अधिकारियों को, अगर ऐसा कुछ होता है जो ईडी के जांच है, ईडी की जो मांग है उस मांग को अगर मान लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट अगर उसको मान्यता देकर अगर कुछ जजमेंट या फिर देते हैं, तो फिर ये मैसेज पूरे प्रशासन को दिया जाता है कि वो अपना जो राजधर्म है, जो उनका काम है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट के हिसाब से या पुलिस ऑफिसर के हिसाब से, उस हिसाब से काम करे, ना कि एक जांच संस्था दूसरी जांच संस्था के काम में हस्तक्षेप करे। ये ईडी की बहुत बड़ी सवाल थी वहां पे कि हम लोग जो वो 2742 करोड़ के जो कोयला घोटाले के मामले हैं उसके मामले में वो जांच करने गए हैं, अगर जांच
जांचकारी संस्था के काम में अगर और एक जांचकारी संस्था हस्तक्षेप करेंगे, उनके उनका लैपटॉप छीनेंगे और उनको डराया जाएगा, ये सारी बातें हैं याचिका में, उनको डराया गया है, धमकाया गया है, इसलिए बिल्कुल उन्होंने डकैती का भी बार बार हस्तक्षेप होगा और सरकारी संस्थाएं इस तरह से हस्तक्षेप करेंगी तो फिर जो संवैधानिक संस्था है वो किस प्रकार से अपना काम करेगी, ये बड़ा सवाल है। खैर, आज जो है सुप्रीम सुनवाई होनी है आईपैक मामले में, देखने वाली बात होगी क्या कुछ निकलकर सामने आता हुआ दिखाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस मसले पर तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने विकास की गति और औद्योगिकीकरण में तेजी को दर्शाते हुए अपना अलग आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वर्ष 2025-26 के लिए आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट पेश की। सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान वर्ष 2016-17 में 8.6% से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 9.1% हो गया है। सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2016-17 में 13,30,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 30,25,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि दोगुने से भी अधिक है। और 2025-26 में इसके 36 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की भी उम्मीद की जा रही है। सर्वेक्षण के अनुसार राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास पर लगातार खर्च बढ़ाया है। वर्ष 2017-18 में 1,814 लाख मानव दिवस की तुलना में उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 3,363 लाख मानव दिवस सृजित किए गए, जो 85% की वृद्धि को दर्शाता है। और इस उपलब्धि से राज्य देश में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि राज्य सरकार ने संगठित अपराध और माफिया नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। नया सवेरा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नया सवेरा देख रहे हैं आप और नया सवेरा में चलिए अब बात कर लेते हैं समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की हमारे विशेष सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नवभारत टाइम्स से। हमने ये खबर ली है, इतिहास के गवाह ये पुराने पेड़ कहलाएंगे अब यूपी की धरोहर। जी हाँ, बेहद इंटरेस्टिंग खबर है। उत्तर प्रदेश ने संरक्षण के क्षेत्र में एक नई पहल करते हुए राज्य सरकार ने 948
पेड़ों को हेरिटेज ट्री घोषित किया है और इसके साथ ही यूपी देश का पहला एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने जीवित धरोहर यानी कि लिविंग हेरिटेज को संस्थागत रूप से बचाने की ये महत्वपूर्ण शुरुआत की है। और ये ऐसे पेड़ हैं जो कि सैकड़ों सालों से खड़े हुए हैं और इतिहास, आस्था, साम्राज्य और समाज के कई दौर की गवाही दे रहे हैं। और वही अगली खबर है रैन बसेरों से जुड़ी हुई। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार शहर के स्थायी रैन बसेरों में भोजन की बर्बादी को रोकने और जरूरतमंदों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक नई पहल की शुरुआत करने वाली है। और ये नई पहल की शुरुआत है कि जो भी रैन बसेरे हैं यहाँ की रसोई में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकें और इसके लिए प्रतिदिन भोजन करने वाले लोगों की सही संख्या का पता भी लगाया जा सके। और अगली खबर है साइबर अपराध से किस प्रकार से बचाव हो सके उसके खबर से जुड़ी हुई। जी हाँ, चेहरा ढककर भी अब अपराधी जो है बच नहीं सकेंगे, चाल ही पहचान को बता देगी। मेडिकल जांच की तकनीक गेट एनालिसिस की मदद से बदमाशों तक अब पुलिस पहुंचती नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज से संदिग्ध के हाव भाव का विश्लेषण कर आरोपी तक पहुंचा जा रहा है और अब आरोपियों को चेहरा ढककर भी वारदात के बाद जिस प्रकार से कई बार देखते हैं कि हम भेष बदल लेते हैं, लोग भेष बदल कर भी वो अपने अपराध को छुपा नहीं पाएंगे और पकड़े जाएंगे। और अगली खबर आपको बता दें जो आपको जागरूक कर रही है, सचेत भी कर रही है, क्योंकि 1 अप्रैल से आयकर विभाग के कई सारे नियम बदलने वाले हैं। तो 1 अप्रैल से आयकर व्यवस्था में सबसे अहम बदलाव होने जा रहे हैं। आयकर रिटर्न की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए फॉर्म 16 को भी पहले की तुलना में आधे पेजों का किया जा रहा है। 511 से घटकर 333 आयकर के नियम रह जाएंगे इस बदलाव से। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि 399 से घटकर 190 हो जाएगी कर फॉर्म की संख्या। ऑडिट और अंतर्राष्ट्रीय टैक्स फॉर्म को इसमें जोड़ा गया है। ड्राफ्ट के साथ नए फॉर्म टेम्पलेट भी जारी कर दिए गए हैं। तो 1 अप्रैल से जब आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो आप नई व्यवस्थाओं के तहत रिटर्न फाइल कर पाएंगे। और प्रेस रिपोर्ट के बाद आइए आप देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। तो बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले 13वें संसदीय चुनाव के लिए प्रचार का शोर अब थम गया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राजधानी ढाका में प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं की रैलियां देखने को मिली और इसके साथ ही 48 घंटे के अनिवार्य साइलेंस पीरियड यानी कि शांति अवधि की शुरुआत हो गई है। अभियान का ये अंतिम चरण सख्त पाबंदियों, कड़ी सुरक्षा और नए चुनावी सर्वेक्षणों के बीच संपन्न हुआ है। और बांग्लादेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10 फरवरी से 82.5 घंटे का प्रतिबंध लागू किया गया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने चुनावी क्षेत्र से बाहर नहीं रह सकेगा। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो देश भर में बांग्लादेश सेना और अन्य सुरक्षा बलों को 14 फरवरी तक विशेष ऑपरेशनल अलर्ट पर रखा गया है। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए लगभग 9 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे और मोबाइल कोर्ट चलाने के लिए 1051 कार्यकारी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। वहीं मतदान से ठीक पहले आए ESG के सबसे बड़े सर्वे ने खलबली मचा दी है। ढाका स्थित एनजीओ एमिनेंस एसोसिएट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट के सर्वे के मुताबिक बीएनपी समर्थित गठबंधन की निर्णायक जीत की भविष्यवाणी की गई है। सर्वे में इस गठबंधन को करीब 208 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं जमात इस्लाम के नेतृत्व वाले गठबंधन को 46 सीटें, जातीय पार्टी को 3, अन्य दलों को 4 और निर्दलियों को 17 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। यानी कि कुल 41,500 लोगों की राय पर आधारित इस सर्वे को चुनाव से ठीक पहले अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण बताया जा रहा है। तो बांग्लादेश चुनाव थमा प्रचार का शोर और अब जनता तय करेगी कि किसके हाथ में होगी बांग्लादेश की कमान। तो नवल संघ परमार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नवल संघ, देखा जाए तो जिस प्रकार से अभी एक सर्वे आया है और उस सर्वे में दिखाया जा रहा है कि बीएनपी जिस तरह से बढ़त हासिल करती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से यूनुस सरकार जो कट्टरपंथी सोच की सरकार और कहीं ना कहीं उससे आम जनता त्रस्त है, उसका एक परिचायक के तौर पर देखा जा सकता है।
जी बिल्कुल। देखा जाए तो बांग्लादेश में दो मुख्य पॉलिटिकल पार्टी है। एक तो शेख हसीना का अवामी लीग और दूसरा बेगम खालिदा जिया जो इसका अभी इंतकाल हुआ, उनके बेटे तारिक रहमान उसके चेयरमैन है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। यूनूस एडमिनिस्ट्रेशन ने सत्ता में आते ही शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविटी पे बैन कर दिया। तो उसकी वजह से अवामी लीग पार्टी कंटेस्ट नहीं कर रही। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी जो है, तारिक रहमान उसके चेयरमैन है, उसके जीतने के लिए मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कोई मेजर कंपटीशन नहीं है, क्योंकि दो पार्टी है जिसका वोट शेयर बांग्लादेश में करीब करीब सेम है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जमात इस्लामी उसका पॉलिटिकल अगर परफॉर्मेंस देखे तो 7-8 सीट से ज्यादा कभी वो जीता नहीं है। अभी जो उसको 46 सीट्स दिखाई दे रही है, वो भी इस वजह से कि अभी जो यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन है और जितने भी ऑफिशियल्स डिप्लॉय किए गए, कहीं ना कहीं ऐसा जो एनालिस्ट है बांग्लादेश में, उनका मानना है कि वो जमात के तरफी लोग को लगाया है और एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टेट मशीनरी का यूज होगा उसमें, और उसको चलते जमात को कुछ सीटें ज्यादा मिल सकती है। अदरवाइज जमात इस्लामी पार्टी का जो बांग्लादेश में देखा जाए तो वोट बेस जो है बहुत कम है। लेकिन पिछले एक दशक से देखा जाए बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म एज वेल एज दी जो रेडिकल फोर्सेस है और इस्लामिक आंदोलन जो है, उसको चलते कहीं ना कहीं जमात का स्ट्रॉन्ग होल्ड धीरे धीरे बनता जा रहा है। लेकिन वो इतना नहीं है कि वो बीएनपी को, जो पान बांग्लादेश पार्टी है, उसको चैलेंज कर सके। तो ऐसी स्थिति में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीतने की गुंजाइश जो है सबसे ज्यादा है, जैसे सर्वे ने भी बताया। और अभी एक दूसरा ये भी रीजन है कि जिस तरीके का माहौल जो है, डर का माहौल बांग्लादेश में, उसको चलते जो महिलाएं हैं, माइनॉरिटीज है, या जो अदर वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो कहीं ना कहीं डर के मारे वोटिंग के लिए भी नहीं जाएंगे। उसका सीधा फायदा जो भी है वो भी जमात इस्लामी को होगा। और एक और बात है कि बीएनपी ने बार बार एलिगेशन लगाया है कि जमात इस्लामी नवल पार्टी संघ, जो है, देखिए 12 फरवरी को मतदान होना है, चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन बांग्लादेश की तस्वीरें लगातार जिस तरह से सामने निकल करके आ रही है, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार नहीं थम रहे, महिलाओं पर दबाव बनाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो क्या वो तमाम ये विषय रहेंगे जो मतदान को प्रभावित करते हुए कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आने वाले हैं? बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। महिलाओं की बात है, माइनॉरिटी के लिए, उनके लिए दबाव है। वोटिंग करने के लिए भी दबाव है, वोटिंग नहीं करने के लिए भी दबाव है। डिपेंड ऑन द कंस्टिट्यूएंसी। माइनॉरिटी और महिलाओं के वोट किस तरफ जाते हैं, उससे जमात की इस्लामिस्ट को फायदा होता है या बीएनपी को फायदा, उसको कहीं ना कहीं जो लोकल उनका जो समीकरण बना है, उसमें कहीं ना कहीं दबाव का माहौल है, डर का माहौल है। और दूसरा, बांग्लादेश का इतिहास रहा है इलेक्शन टाइम पे बड़े लेवल के वायोलेंस का, और उसका जो सीधा शिकार बनता है महिलाएं, माइनॉरिटी और जो वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। लेकिन इस तरीके का जो माहौल है, अभी का जो माहौल है, इसमें ये आशंकाएं और बढ़ जाती है, क्योंकि आवामी लीग पार्टी बैन है। पूरा जो बैलेंस ऑफ पावर जो फील्ड पे जो है होना चाहिए, वो अभी अवेलेबल नहीं है। जमात इस्लामी और बीएनपी दोनों एक साथ पहले इलेक्शन भूतकाल में एक साथ में कंटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन तब आवामी लीग का प्रेजेंस होता था, तो उसकी वजह से ग्राउंड पे बैलेंस बनता था। इस बार जो है बैलेंस नहीं है, तो उसको चलते जो इलेक्शन टाइम वायोलेंस है, उसकी आशंकाएं और बढ़ जाती है। और जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पे मामला है पिछले 1-1.5 साल से बांग्लादेश में, यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर की वजह से, तो वो और ये जो है आशंकाएं बढ़ा देता है। नवल तो सर, आने वाले बीते जो कुछ 2-4 समय में दिन जिस है, तरह वो से बहुत crucial बांग्लादेश में हमने तमाम उठापटक देखी है, सत्ता का परिवर्तन हुआ और किस तरह से हुआ वो भी हमने देखा। लेकिन जिन कारणों से वो सत्ता का परिवर्तन हुआ, जो अंतरिम सरकार आई, वो कहीं ना कहीं उन सब कारणों को पूरा करने में सक्षम महसूस होती हुई नजर नहीं आई, क्योंकि देखा जाए तो बेरोजगारी उसी तरह से, महिलाओं के खिलाफ अपराध भी उसी तरह से है, माइनॉरिटीज पर और ज्यादा अपराध बढ़ना शुरू हो गए। तो ऐसे में ये तमाम मुद्दे हम कह सकते हैं इस चुनाव में हावी रहेंगे। देखा जाए तो जिस शेख हसीना की जो सरकार के खिलाफ जो मूवमेंट हुई, उसके पीछे रीजन थे महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन। वो 3 मुद्दे तो जस के तस है। उसमें यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फेल रहा, वो मुद्दे तो और एग्रीवेट और ज्यादा बढ़ गए, वो तो है ही। लेकिन साथ में जो ऐड हुआ लॉ एंड ऑर्डर और वायलेंस ऑन माइनॉरिटी एंड महिलाएं, तो अभी तो
अभी देखा जाए तो शेख हसीना का कुछ फेलियर था, लेकिन उसके बाद यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने तो उनका फेलियर और ज्यादा बढ़ गया। उसमें माइनॉरिटीज का इश्यू, महिलाओं का इश्यू, वनरेबल सेक्शन जो है उनका सेफ्टी का इश्यू वो ऐड हो गया, करप्शन बढ़ गया। लास्ट मोमेंट पे अभी एक ही वीक में और यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं बड़ी बिग डील की है डिफेंस सेक्टर में, विमानन सेक्टर में, चाइना से, यूके से, यूएसए से। वो बताता है, लोगों ने आशंकाएं जताई है कि ऐसे आप जब गिने चुने दिनों के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट आ रही है, आप इंटरिम गवर्नमेंट हो, यू डोंट हैव ए मैंडेट, तो आप ऐसे डील जो है वही बताता है कि यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो मामला है। बिल्कुल नवल सर, कई सारे मुद्दे हैं और देखना होगा कि अब मतदाताओं का रुझान किस तरफ होगा और वो किसे सत्ता पर काबिज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही अराउंड द वर्ल्ड में आपको दुनिया भर की और भी कुछ खबरों से रूबरू करा देते हैं। अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत रहे पीटर मैंडलसन और जेफरी एप्स्टीन के संबंधों का खुलासा होने के बाद स्कॉटलैंड में लेबर पार्टी के नेता अनस सरवर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से इस्तीफा देने की मांग की है। वहीं स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ और संचार निदेशक ने इस्तीफा दे दिया है। इजराइल ने दक्षिण गाजा में हमास के 4 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल की सेना ने कहा कि संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए एक सुरंग से निकलकर उसके सैनिकों पर हमला करने वाले 4 हथियारबंद आतंकवादियों को उसने मार गिराया। रूस यूक्रेन के बीच 4 साल से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए हो रही शांति वार्ता को लेकर एक रूसी राजनयिक ने कहा कि शांति वार्ता में यूक्रेन की सुरक्षा चिंता के साथ रूस की चिंताओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। अरब देश सऊदी अरब, जॉर्डन और यूएई ने वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट के विस्तार को आसान बनाने के प्रयासों की निंदा की है। वहीं व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा है कि ट्रंप वेस्ट बैंक में इजरायली कब्जे के विरोध में है। आर्मेनिया और अमेरिका ने सिविल परमाणु क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। इसे लेकर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए नया सवेरा। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब आपको लिए चलते हैं हमारे खास सेगमेंट मनी मंत्रा की ओर। तो शेयर बाजार में निवेश के तरीके अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। आजकल हर निवेशक की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग का ही नाम देखा जा रहा है। और लेकिन खास बात यह है कि क्या आप ये जानते हैं कि ये सौदा आखिर
काम कैसे करता है। ये महज एक जुआ नहीं है, बल्कि खरीदार और विक्रेता के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप भी इस बाजार से मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो ग्राफिक के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि क्या है ऑप्शंस ट्रेडिंग के। ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड आप किस तरह से कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सावधानियां बरतना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और आपको ये भी बता दें कि ऑप्शन ट्रेडिंग की बारीकियां लगातार सीखते रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो कैसे आप निवेश कर सकते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग को चुन सकते हैं, वो साफ तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। रिस्क मैनेज करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम में लगाएं, यानी कि किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बतौर ट्रेडर मार्केट के बारे में आपको लगातार अपडेट रहना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपका जो पैसा है वो सही जगह पर लगे और आपका निवेश जो है वो उचित हो। ऑप्शन बाइंग करें या फिर ऑप्शन किस तरह से आप ले सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्वालिटी का भी खास तौर पर ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अब आगे बढ़ेंगे। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में AI बड़ा मददगार साबित होने वाला है। ऐसे में AI में भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। और इसी मकसद से दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। समिट के तमाम पक्षों और AI की अहमियत को बताने के लिए इसी पर हम एक महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं, AI इम्पैक्ट समिट भारत 2026। खेल जगत में अब सिर्फ पसीना और प्रतिभा नहीं, बल्कि डेटा और डिजिटल दिमाग भी जीत की रणनीति तय कर रहा है। खिलाड़ियों के खान पान से लेकर चोट की आशंका, उम्र की सही जांच से लेकर मानसिक स्थिति तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय खेल व्यवस्था को नई दिशा दे रहा है। भारत का खेल मॉडल परंपरा और तकनीक का संगम बन चुका है और सरकार की नीतियों, खिलाड़ियों की मेहनत और AI की ताकत से भारत वैश्विक खेल शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भारतीय खेल जगत आज एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां मेहनत के साथ साथ डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI भी जीत की रणनीति तय कर रहे हैं। प्रशिक्षण से लेकर प्रतिभा पहचान, चोट प्रबंधन से लेकर प्रदर्शन विश्लेषण तक, तकनीक खेल इकोसिस्टम की तस्वीर बदल रही है। आज खिलाड़ी की हर मूवमेंट, हर शॉट और हर दौड़ AI आधारित सिस्टम में दर्ज हो रही है। हाई स्पीड कैमरे और सेंसर तकनीक खिलाड़ियों की तकनीक का सूक्ष्म विश्लेषण कर रहे हैं, जिससे कोच व्यक्तिगत ट्रेनिंग प्लान तैयार कर रहे हैं। AI अब भारतीय खेलों में टैलेंट स्काउटिंग, इंजरी प्रेडिक्शन, डाइट प्लानिंग और मेंटल हेल्थ सपोर्ट तक में अहम भूमिका निभा रहा है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ स्पेसिफिकली बहुत सारी जगह पे कर सकते हैं, बट अभी हम जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं NSNS पटियाला में, वहाँ पे मेजरली जब हम स्पोर्ट्स साइंस के डेटा वगैरह जो प्रोड्यूस होते हैं एथलीट्स के, चाहे वो फिजियोलॉजिकल प्रोफाइल्स हो या मस्कुलस्केलेटल स्क्रीनिंग के डेटा हो, वहाँ से हम एक रिस्क असेसमेंट एनालिसिस करते हैं और वहाँ से आपको पता चलता है कि कौन से एथलीट ज़्यादा रिस्क ऑफ इंजरीज में है, जिसका रिस्क क्वोशेंट हाई है, जो रिस्क जिनको इंजरीज का ज़्यादा है। AI अब सिर्फ एलीट खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है। सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत देश भर में स्थापित खेलो इंडिया सेंटर्स में तकनीक आधारित प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इससे गांव और दूर दराज इलाकों की प्रतिभाओं को भी शुरुआती स्तर पर ही वैज्ञानिक मार्गदर्शन मिल रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण के खेल विज्ञान केंद्र में बायोमैकेनिक्स, न्यूट्रिशन और रिकवरी के साथ साथ AI आधारित एनालिटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत चुने गए खिलाड़ियों को AI आधारित प्रदर्शन मूल्यांकन, विदेशी प्रशिक्षण और विशेषज्ञ सहयोग मिल रहा है। इसका असर ओलंपिक, एशियाई खेल और विश्व चैंपियनशिप जैसे मंचों पर भारत की बढ़ती पदक संख्या के रूप में दिखाई दे रहा है। मैच रणनीति, निष्पक्ष निर्णय और दर्शक अनुभव को बेहतर बनाने में भी AI तकनीक अहम भूमिका निभा रही है। सरकार की डिजिटल इंडिया और खेलों में मेक इन इंडिया पहल के तहत खेल तकनीक स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वदेशी वेरिएबल डिवाइस, फिटनेस सॉफ्टवेयर और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म तैयार हो रहे हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत का सपना खेल जगत में भी साकार हो रहा है। दिल्ली स्थित नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च में विकसित स्पीड AI भारत के खेल जगत में एक क्रांतिकारी पहल है।
स्पीड एआई की सबसे बड़ी ताकत है चोट का अनुमान और बचाव। वर्कलोड, ज्वाइंट एंगल्स, चाल ढाल और मूवमेंट पैटर्न के आधार पर एआई पहले ही बता देता है कि खिलाड़ी को चोट का खतरा है या नहीं। अभी साई में करेंटली हम एआई एनेबल्ड स्पोर्ट्स साइंसेस सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जिसमें हम एथलीट्स की प्रोफाइल बनाते हैं उसके डिफरेंट स्पोर्ट्स के थ्रू, और डिफरेंट स्पोर्ट्स साइंस के जो प्रोफाइल्स होते हैं जैसे कि बायोमैकेनिकल प्रोफाइल्स, फिजियोलॉजिकल प्रोफाइल्स, इसको करने के बाद हम इंजरी प्रिडिक्ट करते हैं और इंजरी प्रिवेंशन पे काम करते हैं। इससे बड़ी चोट से पहले ही ट्रेनिंग में बदलाव कर दिया जाता है। यह प्लेटफॉर्म हर एथलीट की फिजिकल बेसलाइन मैपिंग करता है। यह प्लेटफॉर्म फिलहाल साई के 14 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों में लागू है। इसमें 6000 से ज्यादा एथलीट्स जुड़े हुए हैं। सरकार की खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन योजना एआई और डेटा एनालिटिक्स के जरिए 9 से 18 साल के बच्चों में खेल प्रतिभा की पहचान कर रही है। डिजिटल इंडिया से लेकर खेलो इंडिया तक अब भारतीय खेल व्यवस्था एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है, जहां कोच का अनुभव और एआई की ताकत मिलकर भारत के 2036 ओलंपिक सपनों को आकार दे रहे हैं। और अब बात हिमालय की गोद में आस्था, परंपरा और सामूहिक जीवन के उत्सव लद्दाखी लोसार की। जी हाँ, लद्दाखी लोसार लद्दाख में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पारंपरिक नव वर्ष का त्योहार है, जो आमतौर पर दिसंबर की सर्दियों में मनाया जाता है। 9 से 15 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में घरों की सफाई, रोशनी, विशेष प्रार्थनाएं, पारंपरिक गीत, नृत्य और मेथो, मशाल जुलूस के माध्यम से समृद्धि की कामना की जाती है। कड़ाके की ठंड और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच जब लद्दाख शीत ऋतु की गहरी चादर ओढ़ लेता है, तभी दस्तक देता है जीवन, आशा और उल्लास का पर्व लद्दाखी लोसर। लोसर केवल नया साल नहीं, बल्कि लद्दाखी समाज की आत्मा, उसकी सांस्कृतिक चेतना और सामूहिक जीवन दर्शन का उत्सव है। लद्दाखी लोसर की तिथि हर वर्ष बदलती रहती है, क्योंकि ये अंग्रेजी कैलेंडर पर नहीं बल्कि लद्दाखी तिब्बती चंद्र कैलेंडर पर आधारित होती है। लोसर केवल नव वर्ष नहीं बल्कि लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। इस पर्व की जड़ें बौद्ध धर्म से भी पहले के बोन धर्म तक जाती हैं, जहां प्रकृति और स्थानीय देवताओं की पूजा की जाती थी। बाद में बौद्ध धर्म के प्रभाव से लोसर का नया आध्यात्मिक स्वरूप मिला। आज यही परंपरा लद्दाख की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। लोसर की तैयारियां शारीरिक के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक भी होती हैं। घरों की गहन सफाई की जाती है, पुरानी वस्तुएं हटाई जाती हैं और लंबे शीतकाल के लिए खाद्य सामग्री का भंडारण किया जाता है। घरों में जंगली बकरी, आइबेक्स के प्रतीक सजाए जाते हैं, जो साहस, समृद्धि और उदारता का प्रतीक माने जाते हैं। लोसर की सुबह बौद्ध विहारों में विशेष प्रार्थनाएं होती हैं और क्षेत्र के रक्षक देवी पालदीन लहामों की पूजा की जाती है। लोसर के दौरान मठों के प्रांगणों में पारंपरिक नृत्य, चाम, लोकगीत और नाट्य प्रस्तुतियां होती हैं। परिवार और समाज के स्तर पर ये पर्व रिश्तों को नई ऊर्जा देता है। युवा शुभकामनाएं देने निकलते हैं और बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं। संध्या के समय निकाला जाने वाला मेथो जुलूस जलती मशालों के साथ नकारात्मक शक्तियों और पुराने दुखों को विदा करने का प्रतीक होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए नया सवेरा में अब बढ़ते हैं आगे और खबरें देख लेते हैं खेल जगत से, हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। तो दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार, और इस मैदान पर पहला मैच आज होना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और मैदान के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। तो देखिए हमारे संवाददाता नारायण सिंह की इसी से जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट। दिल्ली का मशहूर अरुण जेटली स्टेडियम आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के कई मैचों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहला मुकाबला 10 फरवरी को होना है, जिसको लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भी उत्साह का माहौल है, जबकि अधिकारी एक सुचारू और सुरक्षित टूर्नामेंट सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
मेगा इवेंट के पैमाने और महत्व को देखते हुए स्टेडियम के आसपास एक व्यापक 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सिक्योरिटी के लिए बीसीसीआई से भी गाइडलाइन बहुत हार्ड तरीके से आई है और आईसीसी की तरफ से तो है ही, और बाकी दिल्ली के अंदर हमेशा से सिक्योरिटी जो होती है वो 3 लेयर सिक्योरिटी होती है, और जो हमारी खुद जो हमने कोई 350 के करीब अपने गार्ड लिए हैं जो हर गेट के ऊपर होंगे। Very excited to watch the matches in Arun Jaitley Stadium. We will learn something from our cricketers. Like my favorite cricketer is Abhishek Sharma, Tilak Verma and Surya Kumar Yadav. यह ऐतिहासिक स्टेडियम T20 क्रिकेट विश्व कप में रोमांच से भरे मुकाबलों का गवाह बनेगा, जिसकी शुरुआत 10 फरवरी को नीदरलैंड और नामीबिया के बीच मुकाबले से होगी। इसके बाद हर किसी का ध्यान मेजबान टीम पर जाएगा, जब भारत 12 फरवरी को नामीबिया से भिड़ेगा। इस मुकाबले में स्टेडियम के खचाखच भरे होने की उम्मीद है। अन्य लीग मुकाबलों में 13 फरवरी को कनाडा बनाम संयुक्त अरब अमीरात, 16 फरवरी को अफगानिस्तान बनाम यूएई और 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका बनाम यूएई शामिल हैं। यह स्टेडियम 1 मार्च को ग्रुप 1 की टीमों के बीच एक हाई स्टेक सुपर 8 मैच की भी मेजबानी करेगा। सुरक्षा के अलावा अरुण जेटली स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें पिच की तैयारी, खिलाड़ियों की सुविधाओं, दर्शकों के आराम और फैंस के लिए सुचारू प्रवेश और निकास पर ध्यान दिया जा रहा है। 10 फरवरी को होने वाले पहले मुकाबले की तैयारी के साथ राजधानी दिल्ली वैश्विक क्रिकेट के महाकुंभ के स्वागत के लिए सज चुकी है। मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, सुनियोजित इंतजाम और रोमांच से भरपूर मुकाबलों के बीच अरुण जेटली स्टेडियम T20 विश्व कप 2026 में एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरने जा रहा है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। जानते हैं देश भर में क्या है मौसम का हाल। और नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जाएंगे कुछ खास झलकियों के साथ। जी हाँ, कोपेनहेगन के लाइट फेस्टिवल की झलक आपको दिखाएंगे, जहां पर प्रतिभागियों ने शरीर पर लाइट की लड़ियां पहनकर
दौड़ लगाई। तो आप देखिए ये खास तस्वीरें। हमें, संध्या को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC।